दोस्तों, इस मेल डोमिनेंट समाज में अक्सर महिलाओं को कम दर्जा दिया जाता रहा है। यहाँ हमेशा से ही बेटे को बेटे से ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि बेटा ही उनकी जिंदगी का सहारा बनता है। बेटी तो शादी के बाद दूसरे की जिंदगी संवारेगी, लेकिन आज की कहानी में एक बेटी ने बिना इच्छा की संतान की जिम्मेदारी लेकर उसका सहारा बनी, उसे खड़ा किया। मूवी स्ट्राइप के पिटारे में आज है 2021 की चाइनीज मूवी सिस्टर, डायरेक्टर युन रोक्शी, IMDb 6.6, जिसकी वैल्यू शायद इस रेटिंग से कहीं ज्यादा है। और दोस्तों, इस मूवी ने रिलीज होने के साथ ही अपने पहले ही वीक में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को पीछे छोड़ते हुए चीन की 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी थी। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक भीड़ भाड़ वाली सड़क से। एम्बुलेंस की आवाजें, लोगों की चिल्लाहट और सायरन का शोर माहौल को और भी बेचैन बना रहा है। उसी भीड़ के बीच एक कोने में रैन नाम की एक लड़की खड़ी है। चेहरे पर डर और सदमा, उसकी आंखों से आंसू मानो अभी गिरेंगे, लेकिन वो नहीं समझ पा रही कि खुद को कैसे संभाले। सफेद चेहरा लिए उसकी नजरें एक ही दिशा में ठहरी है, जहाँ दो शरीर ढके हुए सफेद चादरों में पड़े हैं। तभी एक पुलिस वाला उसके पास आकर बोला, एक्सीडेंट में जो 2 लोग मारे गए हैं, उनके आखिरी फोन कॉल्स में तुम्हारा नंबर बार बार डायल किया गया है। तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? ये सुनते ही उसकी पलकों पर रुके आंसू अब रुक नहीं पाते और कांपती आवाज में उसने जवाब दिया, बेटी, मैं उनकी बेटी हूँ। कांपते होठ, आंखों में आंसू, घुटनों में इतनी ताकत नहीं बची और वो वही घुटनों के बल बैठ जाती है, उस जगह को ताकते हुए जहाँ कभी उसके माँ बाप की सांसें थी। उसकी सिसकियों में एक नमी है, वो नमी जो एक बेटी की सबसे बड़ी ताकत थी और अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। अब पुलिस वाले ने हैरानी से पूछा, लेकिन उनके फोन में तो तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं है, उनके पास तो बस एक छोटे से बच्चे की फोटो है, तो तुम कौन हो? रैन ने पुलिस को अपनी ID निकाल कर दिखाई। उसके कांपते हाथों से जब पुलिस वाले ने ID ली तो वो कुछ देर उसके चेहरे को गौर से देखता है। उस चेहरे में टूटे सपनों की राख और अधूरी बातें दर्ज थी। ID देखकर पुलिस वाला चुप हो गया और फिर सर झुकाकर रास्ता छोड़ देता है। रैन चुपचाप उस एम्बुलेंस की तरफ देखती है जहां उसके माँ बाबा के मृत शरीर पड़े हैं। वो यूं देख रही थी जैसे एम्बुलेंस कोई गाड़ी नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी समेटकर हमेशा के लिए उससे दूर जा रही हो। अब फ्यूनरल की तैयारी हो रही है। रैन का पूरा परिवार एक एक कर पहुंचता है। सबकी आंखों में आंसू है, लेकिन रैन की आंखें अब बिल्कुल सूखी है। रो रो कर हर भावना खत्म हो चुकी है। तभी वहाँ एक छोटा बच्चा आता है, शांत बेजान चेहरा लिए। उसकी चाल में वो अपनापन नहीं बल्कि अजीबपन था। वो है जियांग, रैन का छोटा भाई। रैन उसे देखती है पर कुछ भी महसूस नहीं कर पाती। वो तो कभी उससे मिली ही नहीं थी। उसका चेहरा अनजान है और फिर हकीकत उस पर जैसे बिजली बनकर गिरती है। ये वही भाई है जो तब पैदा हुआ था जब रैन अपने नर्सिंग स्कूल में थी। उसके बाद माँ बाबा कभी उसे रैन से मिलवाने नहीं लाए, वो बस तस्वीरों में था। वो खामोशी से देख रही है। उनके बीच खामोशी की ऐसी दीवार है जिसे कोई शब्द नहीं तोड़ सकता। उसके लिए बस एक अधूरी कहानी का खाली पन्ना था वो लड़का। रैन के दिल में एक टीस सी उठी, क्या सच में एक ही घर में जन्म लेने वाले 2 लोग इस कदर अजनबी हो सकते हैं? रात गहराने लगी थी। घर में चुप्पी तो थी, लेकिन उस चुप्पी के पीछे दबी दबी आवाजें थी, सिसकियां थी, फुसफुसाहट थी और एक टूटते परिवार की हिचकियां भी। तभी बैठक में सभी रिश्तेदार रैन के इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने बड़ी उम्मीद से कहा, रैन, तुम्हें जियांग को पालना होगा, अब वही तुम्हारे परिवार का इकलौता चिराग है। उसने गुस्से और घुटन से कहा, मुझे अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करनी है। मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है, कितना कुछ सहा है, और अब आप सब चाहते हैं कि मैं एक अजनबी बच्चे की जिम्मेदारी ले लूं। ये मेरा भाई नहीं है, मेरा कुछ नहीं लगता। मैं इसके लिए अपने सपने को क्यों कुर्बान करूं? रिश्तेदारों की आंखों में नाराजगी के साथ साथ एक अजीब सा तिरस्कार था। ये तुम्हारे खून का हिस्सा है, तुम्हारे भाई की आखिरी निशानी। यही तो आगे चलकर तुम्हारे खानदान का नाम जिंदा रखेगा। क्या इतना भी नहीं कर सकते अपने भाई के लिए, अपने माँ बाप के लिए? रैन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो टूटी थी लेकिन झुकी नहीं। आप लोग क्यों नहीं समझते, हर किसी की जिंदगी में बस एक ही सपना होता है। मेरा सपना पढ़ाई है, कुछ बनना है। क्या बस इसीलिए कि मैं एक लड़की हूँ मुझसे हर बार कुर्बानी की उम्मीद की जाती है? तभी उसके पिता के भाई, उसके अंकल गुस्से से खड़े हो गए। बदतमीज लड़की, तुझे यही सिखाया गया है? अपने ही खून को पराया कह रही है?
वो रैन की ओर झपटा उसे मारने। तभी कुछ लोगों ने बीच में आकर उस गुस्से से बौखलाए अंकल को रोका, लेकिन इसी झगड़े के बीच एक और दूसरे रिश्तेदार में धक्का मुक्की हो गई। कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया जब वो चाचा लड़खड़ा कर सोफे पर गिर गए बेहोश। घर की हवा भारी हो चुकी थी, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। सन्नाटा अब पहले से कहीं ज्यादा डरावना था और उस सन्नाटे के बीच रैन एक कोने में खड़ी है, आंखें नम और दिल में एक तूफान लिए जो ना किसी को दिखा न किसी ने समझा। इसके बाद रैन उसी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने उसे उस दिन के एक्सीडेंट की फुटेज दिखाई। वीडियो में तेज बारिश हो रही है और फिर अचानक कार फिसली और एक ट्रक से जोरदार की टक्कर होती है। आगे पुलिस ने कहा, आपके पिताजी को एक्सीडेंट से ठीक पहले हार्ट अटैक आया था। 6 महीने पहले उनके हार्ट की सर्जरी हुई थी। क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी? रैन की आंखें भर आई और खुद से सवाल करती है, क्या मैं इतनी दूर हो गई थी पापा से? क्या मैं उनकी तकलीफ नहीं समझ सकी? अब अगले सीन में उसकी आंटी और रैन खाना बना रही है। आंटी सब्जी काटते हुए बोली, तुम्हारा भाई बहुत सीधा और मासूम है। एक बड़ी बहन माँ जैसी होती है। जब तुम्हारे पापा के हाई स्टडीज का वक्त था तो मैंने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि वो आगे बढ़ सके। ये सुनते ही रैन का चेहरा तमतमा उठा, हाथ में पकड़ा चम्मच जोर से पटक गुस्से में फट पड़ी। मुझे आपकी जिंदगी और अतीत से कोई मतलब नहीं। मैंने अपने 4 साल की डिग्री खुद अपने पैसों से पूरी की है। खुद का खर्च नहीं संभलता मुझसे। मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी कैसे लूं? जब माँ बापों को बेटा चाहिए था तब उसकी जिम्मेदारी भी वही संभाले। क्यों सिर्फ मुझसे उम्मीद की जा रही है? अगर आपको इतना ही प्यार है उससे तो आप ही रख लीजिए। आंटी के हाथ की छुरी वही रुक जाती है और कुछ नहीं कहा। अब रात का वक्त, आंटी अपने बीमार पति को दवाई दे रही है। तभी उनकी बेटी तेज कदमों में कमरे में आई और गुस्से में कहती है, आप भी ना कितनी मूर्ख है। अगर आप उस लड़के को इस घर में रखेंगी तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। आंटी ने गुस्से में कहा, चुप हो जा, अभी कुछ नहीं समझती तू। फिर वो जियांग के पास गई जो कोने में चुपचाप बैठा सब देख रहा होता है। आंटी ने उसे प्यार से सुलाने की कोशिश की तो मासूम बोल पड़ा, मुझे अपने घर जाना है। आंटी का दिल कांप उठा। वो बाहर आकर कुर्सी में बैठ गई और सोचती है, ये कोई हादसा नहीं है, ये एक तूफान है जो सब कुछ बदल कर चला गया। अब अगली सुबह घर की खामोशी को रैन के झाड़ू पोछे की आवाज तोड़ती है। सफाई करते वक्त उसकी नजर जियांग के खिलौने पर जाती है। एक टूटी हुई कार, मिट्टी से सने सॉफ्ट टॉय और कुछ रंग बिरंगे टुकड़े। एक पल वो रुकी, फिर किसी अंदरूनी गुस्से और पीड़ा में वो उन सबको एक एक करके बाहर फेंक देती है। ये देख आंटी गुस्से में कमरे में आई और डांटते हुए कहती है, ये क्या कर रही है? ये जियांग के खिलौने हैं, उसके बचपन की आखिरी यादें। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो रैन आंटी के पास एक कागज लेकर आई, जियांग के एडॉप्शन के डॉक्यूमेंट। धीरे से कहा, आंटी इस पर साइन कर दीजिए। आंटी गुस्से में बोली, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? एक बच्चा जो अभी अपना नाम भी ठीक से नहीं बोल सकता तो उसे किसी और के हवाले करना चाहती है? तू बेशरम है रैन, बेशरम। ये शब्द जैसे दीवारों से टकराकर कमरे में गूंजते हैं। वो कुछ कहने जाती है लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। एक चीज शांत हुई नहीं कि दूसरा शुरू। बुआ की बेटी अचानक गुस्से और तानों से भरी हुई रैन पर चिल्लाने लगी, सब तेरी वजह से हुआ है। माँ पापा अगर आज जिंदा नहीं तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तू है। तूने तो अपार्टमेंट के लिए अपने बाप को मार दिया, इलाज नहीं करवाया ताकि वो जल्दी मर जाए। ये सुनकर रैन का चेहरा लाल हो जाता है और वो उस पर टूट पड़ी। उसका गुस्सा, उसकी टूटन सब बाहर आ जाती है। तब आंटी का बेटा दौड़कर दोनों के बीच में खड़ा हो गया। घर का माहौल एक जंग का मैदान बन गया, लेकिन जियांग चुपचाप खिड़की के पास खड़ा है। वो खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते हुए देख रहा है, कभी गेंद उछालते, कभी हंसते गिरते। उसकी मासूम आंखें सवाल कर रही है, क्या मेरा भी कभी ऐसा बचपन था? क्या मैं भी कभी यूं हंसा था? वो इस पूरे तूफान में एक ऐसी नन्ही कश्ती की तरह होता है जो किनारे की तलाश में भटक रही हो। अब रैन ने अपने भाई का हाथ थामा और अपने पुराने घर लौट आई। दरवाजा खोलते ही जैसे दीवारें भी उसकी तकलीफ को समझती हो। एक गहरी सांस लेकर वो कमरे में घुसी। दोपहर की हल्की धूप कमरे की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। उसने चुपचाप किचन से 2 प्लेटों में खाना लाकर टेबल पर रख दिया। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई, मगर उसके चेहरे पर कोई संतोष नहीं। खाना तैयार है, उसने भाई को आवाज लगाई और फिर बगैर उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जियांग दरवाजे के पास खड़ा अपनी बहन को फोन पर किसी से बात करते हुए सुनता है। अपार्टमेंट बेचने की बात। उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। कमरे में घुसकर वो रैन को परेशान करने लगा,
कभी उसके लैपटॉप पर हाथ मार देता, कभी कीबोर्ड पर अपने गंदे पैर रख देता, मानो वो जताना चाहता हो कि ये सब उसका है। रैन का सब्र टूट गया और जियांग पर गुस्सा करती है। जियांग बोला, पापा ने कहा था ये सब मेरा है, इसलिए जो मैं कहूँगा वही होगा। मेरे माँ पापा कहाँ हैं? रैन गुस्से में अलमारी से प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाल कर दिखाती है। देखो, इसमें मेरा नाम है, पापा ने मेरे नाम किया है, ये मेरा घर है और बहुत जल्द तुम्हें नए माँ बाबा गोद ले लेंगे, उन्हीं के साथ रहना। ये सब सुन जियांग गुस्से और नफरत में रैन के चेहरे पर थूक देता है। रैन भी गुस्से में उसे सोफे पर धकेल देती है। जियांग भी रैन को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ता, कभी बिस्तर में सूप गिरा देता तो कभी कुछ। अब अगली सुबह जियांग रैन के पास उसे जगा कर कहता है, दीदी भूख लगी है, ब्रेकफास्ट बना दो ना। जब रैन ने उसे चुपचाप ब्रेड और दूध दिया ब्रेकफास्ट में, तो जियांग बोला, मुझे मीट बन खाना है, मैं ये नहीं खाऊंगा। रैन बोली, अभी मीट बन नहीं है, जो है वही खा लो। पर माँ तो मुझे सुबह सुबह मीट बन बना कर देती थी। जिद से चिल्लाते हुए उसने ब्रेड को जमीन पर फेंक दिया। गुस्से में रैन ने सारा नाश्ता उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया और उसे एक थप्पड़ मारा। फिर कुछ देर बाद वो जियांग को देखती है, जो अपनी गाल सहलाते हुए चुपचाप उसे देख रहा था। इसके बाद जियांग को स्कूल ले जाते वक्त पूरे रास्ते वो रोते रोते मीट बन और माँ बाबा के लिए रोता रहता है, जैसे उसकी दुनिया से कोई सबसे अजीज चीज छिन गई हो। उसे देख राह चलते लोग भी रुक जाते। तभी एक औरत बोली, तुम इस बच्चे की क्या लगती हो? बच्चे को ऐसे कौन लेकर स्कूल जाता है? रैन बोली, आपको इतनी ही फिक्र है तो आप ही से रख ले, और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। फिर जियांग रोते रोते ही रैन के पीछे पीछे दौड़ने लगता है, अपनी दुनिया के आखिरी रिश्ते को खोने से डर रहा हो। रैन भी कुछ दूर जाकर आखिर में उसके लिए मीट बन खरीद ही लेती है और उससे कहा, अब तुम्हें अपने सारे काम खुद कर लेने होंगे, ठीक है? फिर उसे स्कूल छोड़कर घर चली आई। अब घर पर उसके अंकल आते हैं और कहते हैं, ड्राइवर पर केस कर कोर्ट से पैसे निकलवाने हैं, जरा समय निकालो। रैन बोली, मेरे पास समय नहीं है। दरअसल उसके अंकल लालची स्वभाव के हैं, बिना कहे ही रैन के बाबा के कपड़े पहन लेते। फिर अंकल बोले, मेरे पास समय है, लेकिन 30% कमीशन से कम नहीं लूंगा। रैन बिना कुछ कहे कमरे में जाकर लेट गई। शरीर थक चुका है, लेकिन मन उससे कहीं ज्यादा। थोड़ी देर बाद उसने अंकल से जियांग को स्कूल से ले आने को कहा। जब अंकल स्कूल के बाहर जियांग का इंतजार कर रहे थे, तब उसे वहाँ एक आदमी अपनी बेटी के साथ दिखाई दिया, जिसके ट्रक से ही रैन के माँ बाबा की गाड़ी की टक्कर हुई थी। अंकल ने उसे बुलाकर जब ये बात छेड़ी, तो उसने अंकल को कुछ पैसे देकर इस बारे में आगे बात करने के लिए मना कर वहाँ से चला गया। अब शाम को रैन अपने बॉयफ्रेंड मिंग के घर पर होती है, जहाँ उसके परिवार वाले बार बार शादी की बात छेड़ते हैं। रैन किचन में चली गई। मिंग भी पीछे से आया और रैन से उसके भाई का लेकर पूछता है। रैन ने बताया कि वो उसके अडॉप्ट के लिए पेरेंट्स ढूंढ रही है। उसका करियर अच्छा हो, इसलिए वो उसके लिए अच्छे और पैसे वाले पेरेंट्स ढूंढ रही है। फिर रैन ने पूछा कि तुमने बीजिंग में साथ रहने की बात अपने घर वालों से की? मगर मिंग ने अभी तक उनसे कोई बात नहीं की है। अब डिनर के बाद सभी रैन को सी ऑफ करने बाहर आते हैं। ठीक तभी अंकल जियांग को वहाँ छोड़कर चले गए। जियांग दौड़ता हुआ रैन से लिपटकर कहने लगा, जल्दी घर चलो माँ, मुझे भूख लगी है। सभी हैरानी से उसे देखते हैं। सबके सामने शर्मिंदा रैन हड़बड़ा कर कहती है, मैं इसकी माँ नहीं हूँ, ये मेरा भाई है। अब घर आकर जियांग पर गुस्सा रैन उसके कपड़े समेटने लगी और उसके सारे सामान देकर कहा, अपना सारा सामान लेकर निकल जाओ और फिर कभी मत आना। जियांग सारा सामान फेंक दरवाजा बंद कर देता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। रैन फोन पर भी अंकल पर चिल्लाती है, जियांग को उस वक्त वहाँ क्यों भेजा आपने? आप नहीं चाहते ना कि मिंग का परिवार मुझे अपनाए? अब रात में रैन सोते हुए किताब पढ़ रही है। अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। देखा तो जियांग खिड़की पर चढ़कर बैठा है। जियांग बोला, आप मुझसे गुस्सा है ना? असल में सुबह आपने मुझे मीट बन दिया था, जो माँ दिया करती थी, इसलिए आपको माँ कहा था। और फिर अचानक से खिड़की टूटी और जियांग नीचे जा गिरा। रैन चीख उठी, उसे अस्पताल ले आई। शुक्र है उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। अब घर लौटते वक्त जियांग दीदी के पीठ पर चढ़ गया। उसने उसे हटाना चाहा, पर हटा ना सकी, उसके पैर में चोट लगी है। रास्ते में जियांग बोला, पता है आपसे माँ जैसी खुशबू आ रही है, मैं माँ को बहुत मिस करता हूँ। रैन कुछ नहीं कहती, बस छोटे भाई को कसकर पकड़कर चलते चली गई। अब अगली सुबह दोनों भाई बहन बस में बैठे कहीं जा रहे हैं। अचानक जियांग की नजर खिड़की के बाहर एक कार पर पड़ती है। बाबा बाबा कहते हुए वो बस से उतरकर उस कार का पीछा करने लगा। इस भीड़ भाड़ सड़क और चलती गाड़ियां रैन भी पीछे पीछे दौड़ते हुए उसे रुकने को कह रही है,
लेकिन जियांग को मानो उसके शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे। काफी मुश्किल से एक समय बाद वो उसे पकड़ ही लेती है। तुम क्यों ऐसे भागे थे? तुम्हें कुछ हो जाता तो? जियांग बोला, वो कार पापा की थी, पापा आए हैं हमें लेने, आप मुझे क्यों उनके पास नहीं जाने दे रही हो? रैन बोली, नहीं जियांग, पापा आप कभी नहीं आएंगे, और उसका हाथ पकड़कर उसे कब्रिस्तान ले आई। उनके कब्र की ओर इशारा कर कहा, अब माँ पापा यहीं रहते हैं हमेशा के लिए। जो मर जाते हैं वो यहीं पर आकर सोते हैं और कभी लौट कर नहीं आते। जियांग ने कुछ देर तक वो जगह देखी। जमीन में 2 पत्थर, कुछ फूल और एक सन्नाटा। ये तो बहुत छोटी जगह है दीदी, रैन हल्के से मुस्कुराते हुए बोली। मरने के बाद लोग राख बन जाते हैं तो इतनी सी जगह ही काफी होती है। क्या मैं माँ बाबा को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा? बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि मौत क्या होती है। उसने धीरे से आकर रैन के कंधे पर सर रख दिया, जैसे मान लिया हो कि अब उसकी दुनिया सिर्फ यही है, यही दीदी ही उसके माँ और बाबा भी है। अब जियांग बोला, बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे, बाबा मेरे लिए खाना बनाया करते थे, मुझे बाबा के हाथ का खाना बहुत पसंद है, क्या आपने कभी खाया? हाँ मैंने भी खाया है। और उसकी आंखों में एक पुरानी तस्वीर उभर आई। जियांग ने उत्साहित होकर पूछा, कैसा, टेस्टी था? उसने हंसकर कहा, पागल, क्या थप्पड़ भी टेस्टी होता है? तुम बहुत लकी हो जियांग कि तुम्हें बाबा ने इतना प्यार किया, लेकिन मुझे कभी उनका प्यार नसीब नहीं हुआ। रैन की बातें सुन जियांग बोला, लेकिन पापा ने तो मुझे कभी नहीं मारा, तो क्या हमारे पापा अलग अलग इंसान थे? अब रैन के अतीत का दृश्य देखते हैं, जहाँ उसके बाबा उसे बहुत मार रहे हैं और माँ उसे बचाने की कोशिश करती है। असल में रैन के बाबा उसे बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए था, मगर माँ रैन से बहुत प्यार करती। अब एक दिन दोनों मेट्रो ट्रेन से बाहर निकलते हैं और जियांग को टॉयलेट लग गई। रैन उसे प्लेटफॉर्म के वॉशरूम में ले गई, लेकिन जब वो लौटा तो रैन वहाँ नहीं होती। रैन को वहाँ न देख वो चारों ओर नजरें दौड़ाता है। डर के मारे उसकी आंखें डबडबाने लगी। दीदी दीदी चिल्लाते हुए पूरे मेट्रो स्टेशन में पागलों की तरह भागता है, हर चेहरे को देखता है, हर कोने में खोजता है। कुछ देर बाद जब उसे रैन दूसरे वॉशरूम में दिखी तो उसने राहत की सांस ली और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, तुम्हें कितना ढूंढा, चलो अब घर चलो। अगली सुबह ब्रेकफास्ट में रैन भाई को चॉपस्टिक से खाना खाने को कहती है। पहले तो वो नहीं मानता, लेकिन फिर रैन को देख चॉपस्टिक से खाने की कोशिश करता है। ये देखकर रैन मुस्कुराने लगी। नाश्ते के बाद उसे स्कूल के लिए तैयार करती है, प्यार से जूते पहनाना सिखाती है। अब स्कूल में वो उसी ट्रक ड्राइवर को देखती है जिसने उसके माँ बाबा की जिंदगी छीन ली थी। वो उस ड्राइवर से बोली, तुमने मेरे अंकल को 20,000 युआन क्यों दिए? ड्राइवर बोला, तुम 2 भाई बहनों के ऊपर दया करके दिए थे। रैन गुस्से से कहने लगी, तुमने शराब पीकर हमारे माँ बाबा की गाड़ी को टक्कर मारी, इस बात को तुम मानो। ड्राइवर बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, पुलिस स्टेशन में तुमने वीडियो देखी होगी और चाहो तो हम इस बारे में कहीं और बात करें। लेकिन जब रैन नहीं मानी और गुस्से में चिल्लाती है, ड्राइवर वहाँ से जाने लगा। तब रैन अपने भाई का हाथ पकड़कर उसके सामने ले आई। देखो इस मासूम चेहरे को, किसने इसके माँ बाप को छीना? अब ये किसकी जिम्मेदारी है? ये बेचारा तो समझ भी नहीं सकता कि उसने क्या खोया है। इसकी जगह अपनी बेटी को रखकर देखो। अपनी गलती का एहसास कर ड्राइवर और कुछ नहीं कहता। अब अगले दृश्य में रैन को एक अस्पताल में काम करते हुए देखते हैं। वो वहाँ मरीजों की देखभाल कर रही है, क्योंकि वो एक नर्स है और वही उसका भाई जियांग भी है। रात बहुत ज्यादा हो गई। रैन ने अंकल को फोन किया कि जियांग को घर ले जाए, मगर कोई नहीं आता। अचानक तभी एक मरीज की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई। जब डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करने जाती है तब रैन बोल पड़ी, इसका तो दूसरे तरीके से ट्रीटमेंट करना होगा, और खुद ही उसका ट्रीटमेंट करने लगी। मरीज की हालत तो काफी सुधर गई, लेकिन डॉक्टर उस पर गुस्से से ताना मारती है, तुम नर्स क्यों बने? तुम्हें तो डॉक्टर होना चाहिए था। उनके बीच झगड़ा होने ही वाला था, तभी उसका बॉयफ्रेंड मिंग उसे आकर शांत करता है। अब यहाँ काम के बीच में रैन ने देखा कि जियांग अकेले बैठे बैठे ही सो चुका है। वो भी उसके पास बैठकर उसके मासूम चेहरे को देखती है, फिर हल्के से उसके चेहरे को सहलाती है और उसे अपने बचपन की यादें याद आने लगी, जहाँ वो एक पल बाबा के साइकिल के पीछे बैठी हंस रही मुस्कुरा रही थी, और फिर वो आइसक्रीम लेने उतरी और फिर अगले ही पल में सब बदल गया। उसके माँ बाबा साइकिल में बैठ उसके सामने से गुजर गए और वो उनके पीछे पीछे दौड़ती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों उसकी आंखों से ओझल हो गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं है। इसके बाद एक और दृश्य, जैसे कोई अधूरा सपना। छोटी रैन स्विमिंग पूल में है और माँ बाबा उसे तैरना सिखा रहे हैं, लेकिन अचानक वो गायब हो गए और वो डूबने लगती है, मगर कोई हाथ थामने नहीं आता। अचानक रैन की आंख खुलती है
असल में ये सब रैन के बचपन की परछाई है। उस रात वो पहली बार अपने भाई को एक कहानी पढ़कर सुनाती है। उसे डर है कहीं ये पल आखिरी तो नहीं। भाई को सुलाकर जाते वक्त उसने रैन का हाथ पकड़ लिया और उसे उसके पास ही रहने को कहती है। अगले दिन जियांग को अडॉप्ट करने के लिए कई परिवार उसे मिलने आते हैं। कोई बूढ़ा है तो किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस तरह सभी परिवार को एक एक कर रिजेक्ट करने के बाद रैन बैठी थी कि अचानक उसकी आंटी वहां आकर उसके मुंह में पानी फेंकती है। तुम एक बड़ी बहन होकर कैसे ये चाह सकती हो कि तुम्हारा छोटा भाई को कोई और अडॉप्ट करे? आंटी उसे बहुत डांटती है। रैन आंटी से झगड़ा कर वहां से निकल गई और रास्ते में दौड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। दौड़ते दौड़ते वो जियांग के स्कूल आ पहुंची। आज स्कूल में प्रोग्राम है। वहाँ रैन और वही ड्राइवर साथ बैठकर जियांग का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने रैन से कहा कि उसकी पहचान में एक बहुत ही अच्छा अमीर परिवार है। उनका कोई बच्चा नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। शायद वो जियांग को अडॉप्ट कर ले। रैन के पूछने पर कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है, वो बोला, मैं भी एक सिंगल फादर हूँ और मुझे पता है ये दर्द कितना बड़ा होता है। अब घर आकर रैन अपने भाई को अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर रही है और कहती है, आज मेहमान आ रहे हैं, उनके सामने अच्छे से रहना। कुछ देर बाद ड्राइवर उस परिवार को लेकर आया। उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम पूछा और उसका पसंदीदा खिलौना फुटबॉल देकर कहा, हमारे घर में एक बड़ा सा आंगन है जहाँ तुम रोज फुटबॉल खेल सकते हो। जियांग बोल पड़ा, क्या दीदी भी मेरे साथ आएगी? रैन ने हंस दिया। उस परिवार को जियांग भाग गया और उन्होंने कहा कि वो कुछ दिन बाद दोबारा आएंगे। रैन के मन में अजीब सी हलचल चल रही है। बर्तन धोते समय जियांग उसके पास आकर बार बार उसे परेशान करता और फिर अपने जूते के फीते लगा देने की जिद करने लगा। गुस्से में जानबूझकर रैन ने उसका जूता फेंक दिया और कहा, आज से सारा काम तुम्हें खुद से करना होगा। जियांग कहने लगा, आपको मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तभी आपने मुझे जूता बांधना सिखाया और चॉपस्टिक से खाना खाना भी सिखाया। खुद को मजबूत कर रैन गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें ये सब इसीलिए सिखाया ताकि तुम किसी के लायक बन सको। अगर मैं ना रहूं तो क्या करोगे? ऐसे ही पड़े रहोगे? तुम्हारे पास खुद अपना आत्मसम्मान हो। ये सुनकर बेचारा जियांग रो पड़ा। वो चाहता था कि रैन उसे अपना समझे, उसकी मदद करे। अब अगले दिन रैन को स्कूल से जियांग की कंप्लेंट आती है कि उसने उसे ड्राइवर की बेटी को फुटबॉल से जख्मी कर दिया। ये देख वो जियांग के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो गई। जियांग भी गुस्से में बोला, तुम मुझे किसी और को देना चाहती हो ना, और यही आदमी ने ये सब किया है, इसलिए मैंने उसकी बेटी को मारा। उसे वो फौरन घर लेकर आ गई और उसने उसके फुटबॉल को खराब कर दिया। एक दिन रैन अपने भाई को स्कूल लेकर जा रही होती है। बीच रास्ते में वो अपने आंटी के परिवार को देखती है। पता चला कि आंटी के पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। अब एक सुबह जियांग सवेरे उठकर अपनी बहन के लिए चाय बनाता है। चाय नाश्ता बनाकर वो दीदी को उठाता है। रैन खुश हो गई। नाश्ता करते वक्त जियांग बोला, अब से मैं कम खाऊंगा और शरारत भी कम करूंगा और मीट बन की भी जिद नहीं करूंगा। तो मुझे आप नहीं बेचोगे ना? मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तुम मुझे माँ की याद दिलाती हो। थोड़ी देर बाद रैन बोली, मैं तुम्हें बेच नहीं रही, मैं तुम्हें एक अच्छा परिवार, एक अच्छा भविष्य देना चाहती हूँ। फिर भी वो उसी के साथ रहने की जिद करता है। तब रैन उसे अपनी कहानी सुनाती है कि जब किसी की जिंदगी में माँ बाबा नहीं होते तो कैसा होता है। बचपन में बाबा मुझे नजरअंदाज करते, गुस्से में मैं घर छोड़कर चली गई और कितना कष्ट सहकर मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, कितने लोगों से बातें सुनी। मैंने दिन रात मेहनत की और एक अच्छे स्टूडेंट बनने की कोशिश, इसलिए मुझे बीजिंग शहर तो जाना ही होगा। रैन एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनना चाहती है और सबको दिखाना चाहती है कि एक अकेली लड़की बिना सहारा भी बहुत कुछ कर सकती है। और अगर उसे अपने सपने पूरे करने बीजिंग शहर जाना ही है तो वो जियांग को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। इतने में वहाँ उसके अंकल आ गए तो वो रैन को उसे उसकी एक चिट्ठी दे आने को कहता है। असल में केके अंकल की बीवी होती है जिससे बहुत साल पहले उसका तलाक हो चुका था। अब रैन उसके शादी में जाती है और उसे वो चिट्ठी थमाई। फिर वो केके से बोली, मुझे बस तुम्हारी एक तस्वीर लेनी है। कैमरा देखकर केके रोने लगी। उसे अपना अतीत याद आ गया। अब वो कैमरा लेकर अंकल को दे देती है। तब उसके अंकल ने बताया कि उसने हमेशा सोचा था कि वो हर मोमेंट जहाँ उसकी पत्नी और बेटी है उसकी तस्वीर खींच कर रखेगा, लेकिन किसी वजह से उनका तलाक हो गया और उसके बाद से वो कभी उसके सामने नहीं गया। फिर उसने रैन से कहा, तुम चाहो तो अपना करियर बनाने जा सकती हो और मैं जियांग को पाल लूंगा, क्योंकि हम एक परिवार ही तो है। और ये जो अपार्टमेंट है उसे बेच देंगे, उससे जो भी पैसे मिलेंगे वो मैं अपने और जियांग के लिए रखूंगा और कुछ पैसे तुम्हारी पढ़ाई के लिए दे दूंगा ताकि तुम अपना खर्चा चला सको।
उनकी बातें सुन वो समझ गई कि उसने उन्हें गलत समझ लिया था। वो तो अच्छे मन के इंसान है। पर रैन कुछ न कहकर वहाँ से चली जाती है। घर पर उसका बॉयफ्रेंड मिंग मिलने आया है। रैन ने उससे पूछा कि उसने अपने परिवार से बीजिंग जाने की बात की या नहीं, पर मिंग ये बात कहने का साहस नहीं कर पा रहा और ये बोलकर भी शायद कोई फायदा ना हो, क्योंकि उसका परिवार उसे कभी इतनी दूर जाने नहीं देगा। रैन गुस्सा होकर बोली, तुमने इतने दिनों तक सपने दिखाए बीजिंग जाकर एक अच्छा डॉक्टर बनने का। मुझे लगा था कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगे, लेकिन मैंने गलत समझा। अगले दिन वो अपने आंटी के पति को देखने अस्पताल आई है। आंटी उसे एक बार फिर से समझाती है कि वो जियांग की अपनी बहन है और जिस तरह वो जियांग का ख्याल रखेगी दूसरा नहीं रख पाएगा, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वो जियांग की जिम्मेदारी संभाले। पर रैन बोली, मैं चाहकर भी कभी आपके जैसे नहीं बन सकती और ना कभी बनना चाहती हूँ। उसकी बातें सुन आंटी रोने लगी। वो अच्छे से समझ गई रैन ऐसे क्यों कह रही है, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस ही करते आई है, लेकिन आखिर तक उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। आज भी अतीत की उन बुरी यादों के साथ उन्हें लड़ाई कर जीना पड़ रहा है और वो बहुत रोती है। अब रैन और मिंग एक और बार मिलते हैं। मिंग ने अपने परिवार का वास्ता देकर उसके साथ बीजिंग जाने की बात ठुकरा दी, जबकि दोनों ने एक दूसरे से साथ बीजिंग जाकर करियर बनाने का वादा किया था। लेकिन बीच रास्ते में उसने रैन का हाथ छोड़ दिया और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन आज वो साथ नहीं है। अब वापस घर आने पर रैन डस्टबिन में वही फटी हुई फुटबॉल देखती है जिसने उसे खराब कर दिया था। फुटबॉल में सिस्टर लिखा देख उसकी आंखें भर आई। उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में गहरी उदासी है, किसी ने उसकी सारी खुशियां छीन ली हो। अगले दिन वो अपना सारा सामान भर रही है। वो अकेले ही बीजिंग चली जाएगी। अपना रिजाइन देने वो अस्पताल आती है। ठीक उसी समय वो एक गर्भवती महिला को देखती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो दौड़कर उसे डॉक्टर के पास गई जिसके साथ उस दिन उसका झगड़ा हुआ था और उसे वो उस महिला को बचाने को कहती है। पर डॉक्टर बोली, तुम तो मुझसे ज्यादा अच्छा कर सकती हो, तुम कोशिश करो। लेकिन कोई फायदा नहीं। माँ और बच्चा में से कोई एक ही बचेगा और उसके पति ने बेटे को चुना है, इसलिए मैंने उसे दूसरे अस्पताल शिफ्ट कर दिया। ये सुन रैन दौड़कर उस महिला के पास आई। असल में उस महिला की 3 बेटियां हैं और बस लड़के के लिए ही वो दोबारा गर्भवती हुई। रैन चीख चीख कर उसे इस ऑपरेशन को करवाने से मना करती है। तभी उसका पति आकर उसे धक्का देकर गिरा देता है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? मेरी पत्नी यही चाहती है। मैं अच्छे से जानता हूँ तुझे। तेरी वजह से ही तेरे माँ बाबा मरे हैं और अब अपने ही भाई को किसी और को बेचना चाहती है। तुझ जैसी गंदगी इस समाज में नहीं होनी चाहिए। झगड़ा बढ़ जाने पर तभी वहाँ उसकी आंटी आकर उसे घर ले आई। रैन के सामान्य होने पर आंटी बोली, तुम्हारे बाबा जब स्कूल में थे तब मेरा यूनिवर्सिटी में टॉप मेजर सब्जेक्ट में एडमिशन हुआ था। मेरे बाबा भी तुम्हारे बाबा को ही ज्यादा पसंद करते थे। बहुत सारी चीजें वो तुम्हारे बाबा के लिए लाया करते थे। तुम्हारी दादी ने पैसों की कमी की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़ तुम्हारे बाबा को पढ़ने देने को कहा, लेकिन मैंने तुम्हारे बाबा यानी अपने भाई को बहुत प्यार से रखा। मैं समझती हूँ, पर तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। रैन भी अपने आंसू और रोक नहीं पाई। घर वापस आकर उसने जियांग का सामान पैक कर अंकल को बुलाकर कहा कि वो जियांग को अपने साथ घर लेकर जाए और उसके भाई का ख्याल रखे। अंकल और जियांग के जाने के बाद वो भी अपना सारा सामान बांधकर बीजिंग जाने की तैयारी करती है। आखिरी बार के लिए बीजिंग शहर जाने से पहले वो अपने भाई को देखने आती है और वहाँ वो देखती है कि अंकल जियांग को जुआ खेलना सिखा रहे हैं। अंकल को जुआ की लत है। ये देख रैन गुस्से से फूट पड़ी और अंकल को मारने लगी और जियांग को अपने साथ लेकर घर वापस आ गई। घर आकर वो जियांग को अपने हाथों से ही नहला देती है और साथ ही साथ उसकी परवाह और देखभाल करने लगी। जितना भी कहो वो उसका भाई है और वो भी उसे प्यार करने लगी है। यहाँ रैन को अपनी माँ की याद आने लगी। उसकी माँ भी उसकी ऐसी ही परवाह क्या करती थी। आधी रात में रैन अपनी माँ की तस्वीर देख खूब रो रही होती है। तभी वहाँ जियांग आ गया। साथ सोते वक्त जियांग ने कहा, तुम मुझे किसी और के पास मत भेजो दीदी, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तो और मेरा अपना कोई नहीं है। रैन भी उसे कहती है, मैं भी तुमसे नफरत नहीं करती, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। मैं मेहनत कर अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहती हूँ। दोनों सो गए। अब अगले दिन जियांग उसी लड़की के पास गया जिसे उसने बॉल से मारा था। दोनों ऑफिस रूम से एक टेलीफोन चोरी करते हैं। फिर जियांग ने उस लड़की को अपनी दीदी को फोन करके कहने को कहा कि उस दिन उसने फुटबॉल नहीं मारी थी। पर वो लोग अपने ही अंदाज में किसी एक नंबर पर कॉल करके ये कहते हैं। पर जब स्कूल को उसकी हरकत का पता चला तो रैन को खबर दी गई। रैन इस बात पर बहुत गुस्सा हो गई।
और जियान से बोली, तुम्हें क्या मैंने चोरी करना सिखाया है? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ज्यादा प्यार कर रही हो तो सर पर बैठने की कोशिश कर रहे हो। दीदी की बातें सुन जियांग रोने लगा और रैन को खुद से दूर ढकेल कर बोला, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद करता, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। रैन बाहर निकल गई और रोते रोते अपनी माँ के कब्र पर आती है। उसके हाथ में वो खत होता है जिसमें उसके बाबा ने लिखा है, मेरी एक मानसिक रोगी बेटी है और मुझे एक बेटा चाहिए। रैन रोते रोते बोली, मैं आप दोनों से बहुत ही प्यार करती थी, पर बाबा ने मुझसे प्यार क्यों नहीं किया। अब इसके बाद वो जियांग को लेकर उसी परिवार के पास आती है जो उसे गोद लेना चाहते हैं। छोटा जियांग भी समझ पा रहा है कि आज दीदी उसे किसी और के हाथ सौंपने वाली है। वो चुपचाप बाहर खड़ा रोने लगा। अब इधर रैन को एग्रीमेंट में साइन करने को कहा जाता है जिसमें लिखा था कि आज के बाद से वो कभी जियांग से नहीं मिल सकती, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जियांग अपने अतीत की कोई बात याद रखे। रैन के एक तरफ उसका करियर है तो दूसरी तरफ दुनिया में बचा उसका अपना एकमात्र रिश्ता, उसका भाई, जिसे आज के बाद से वो कभी नहीं देख सकेगी। एग्रीमेंट में साइन करते वक्त उसके हाथ कांप रहे होते हैं। क्यों वो दिल में इतना दर्द महसूस कर रही है? उसकी आंखें भर आई। उसने जब एक नजर जियांग की तरफ देखा तो वो भी रो रहा होता है। उसी वक्त वो वहाँ से उठकर उसके पास आई और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। वो अपने साथ जियांग को देने के लिए एक फुटबॉल लाई थी। जियांग उस परिवार का फुटबॉल फेंककर दीदी का लाया फुटबॉल हाथ में ले लेता है। फिर उसने जियांग से कहा, आज से तुम मेरे करियर हो, अगर मुझे आगे बढ़ना भी है तो तुम्हें मैं साथ लेकर ही आगे बढ़ूंगी, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकती। और उसका हाथ पकड़कर दौड़कर बाहर चली आई। आज पहली बार वो अपने भाई के साथ फुटबॉल खेलती है। दोनों भाई बहन हंसी खुशी पूरे शहर में घूम रहे हैं। और जब एक जगह रैन थक कर बैठ गई तो जियांग उसके पास आकर उसके जोर से गले लग जाता है और उसे थैंक यू कहता है कि उसे उनके पास छोड़कर नहीं आने के लिए, और ये भी कहा कि अगर वो उसे वहाँ छोड़कर भी आ जाती तो वो वहाँ से भागकर उसके पास ही दौड़ा चला आता, क्योंकि वो उसे छोड़कर नहीं रह सकता। अपने मासूम भाई की बातें सुन रैन का दिल जोर जोर से रो पड़ा और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। इस तरह दो भाई बहन एक दूसरे के प्यार को अपना लेने के बीच हमारी आज की ये कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपके भी भाई बहन के बीच ऐसी नोकझोंक और प्यार है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें और कहानी कैसी लगी वो भी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कर मुझे आपका सपोर्ट पक्के से देते रहे। जल्द मिलती हूँ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।